धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की, खास तौर पर। और इसके अलावा आजकल तो चर्चा का विषय बना हुआ है पहलगाम, जो जम्मू कश्मीर में है, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ। पहले बताया गया कि 28 लोग मारे गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 26 लोगों की वहां पर मौत हुई है। 22 तारीख को एक घटना हुई है और आज हम 26 तारीख को बात करने जा रहे हैं 26 लोगों की हत्या को लेकर। आतंकवादियों के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है, इसको प्रमुखता से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहलगाम की खबरें शुरू करें उससे पहले खबर आई है मध्य प्रदेश से। यहाँ का एक जिला है शिवपुरी। वहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट है, उससे कुछ गिरा है घर के ऊपर, जिससे उस घर को काफी नुकसान पहुंचा है। अब इस पूरे मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की भी बातें चल रही हैं, क्या जानकारी सर? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो नॉर्मल चीज है, जिस तरह की कुछ घटनाएं घटती हैं ताकि उसके बारे में तहकीकात की जाए और आगे आने वाले समय में उसको अवॉइड किया जाए। यह एक प्रोसेस है और होना भी चाहिए। कुछ खास मेटल ऐसा मुझे लगता है कि अटैचमेंट, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। अटैचमेंट जहां से कि जैसे मान लीजिए फ्यूल टैंक उसमें लगाया जाता है, विंग्स में हो या बेली, यानी जहाज के जो नीचे में उसके पेट में जो लगाया जाता है, उसमें बॉम्ब लगा सकते हैं, रॉकेट लगा सकते हैं। तो अटैचमेंट गिरा, अटैचमेंट में कुछ था नहीं और जिसके कारण कुछ एक्सप्लोशन जैसा चीज नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ है। और इस पर भारतीय वायुसेना ने अपनी दुख वो की है, व्यक्त की है। उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार है, जैसे भी जिस बेचारे का घर टूटा है उसको उसकी क्षति की भरपाई कर दी जाए। और बाकी जो आगे भारतीय वायुसेना की उसकी अपनी भी जरूरत है कि फ्लाइट सेफ्टी के लिए इन चीजों का ध्यान रखे, मेंटेनेंस को बेहतर करे। जी, अगली खबर है उस बीएसएफ के जवान से जुड़ी हुई जो पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में है। गलती से उसने बॉर्डर पार कर लिया था। बताया जा रहा है कि दोनों ओर के रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग भी हो चुकी है इस मुद्दे पर। परिवार के लोग भी जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमारे आदमी को छुड़ाया जाए। क्या मामला सर? उसने एग्जैक्ट बॉर्डर पार किया या संभवतः हमारे ही बॉर्डर में था, उसके साथी करें कोई बीमार था और संभवतः किसी पेड़ के नीचे बैठ के आंखें लग गई, तब तक उधर पाकिस्तानी रेंजर्स आए, इसको उठा के ले गए। बंदूक वगैरह तो खैर जो भी था ले ही लिया। तो नॉर्मल फ्लैग मीटिंग में, न्यूज में भी नहीं आता है, छूट जाते हैं, ऐसी कुछ कभी कभी घटनाएं घट जाती है। लेकिन ये जो हमारी घटना घट गई पहलगाम की और इसमें जो तनातनी हो गई, इसके कारण ये बेचारा फंस गया। इसके परिवार भी रो रहे हैं, सब कोई रो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत पाकिस्तान इससे मिलके इस बेचारे बीएसएफ जवान को, बेचारा हो या ना हो, लेकिन इसका कोई दोष नहीं बनता है। पाकिस्तान ने वैसा कोई आरोप नहीं लगाया है कि बीएसएफ की टुकड़ी जानबूझ के इनके क्षेत्र में गई हो। अकेला बंदा एक छोटा सा राइफल या हो सकता है उसके पास इंसास यानी वो गन हो या कुछ हो, उससे कुछ खास कमाल वो नहीं करने जा रहा था, इसलिए छोड़ देना चाहिए। और ये हमारे संबंधों को बेहतर बनाने का एक आधार भी बन सकता है वैसे समय में जबकि तनातनी बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ा हुआ है। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जब तनातनी बढ़ी हुई है तो ऐसे में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकता है। लेकिन हो क्या रहा है वो हम आपके सामने रखते हैं। कल पहले अपने यहाँ की सीनेट से प्रस्ताव पास किया पाकिस्तान ने और ये बताने की कोशिश की कि आतंकवाद का जो मामला है पहलगाम का, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। और आज वहां का प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसी भाषा बोल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे बीएसएफ जवान को नहीं छोड़ रहे हैं। मीटिंग्स कई सारी हो चुकी हैं। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की सफाई को? वैसे इसके अलावा और लोगों को देखेंगे तो वो जहर भी उगल रहे हैं, क्योंकि वहां का बिलावल भुट्टो जो है वो कह रहा है या तो दरिया में पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अब देखिए, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने जनता को मूर्ख बनाने और जनता का वोट बैंक को हासिल करने के लिए बात करते हैं, भारत में नजर आ रहा है। जहां तक हमारी इस चैनल की बात है, धाकड़ खबर की बात है, हमने केवल इसी घटना के नहीं किसी भी तरह के आतंकवादी घटना की निंदा की है। हम उसके साथ नहीं आते हैं क्योंकि उससे बेवजह खून बहे वो तो बात है, निश्चित रूप से है, लेकिन उससे जनता और भ्रमित होती है और शासक वर्ग को एक मौका मिलता है बताने के लिए कि देखो ये लोग जो है तथाकथित रूप से समाज को आगे बढ़ाने नहीं बल्कि पीछे करने का काम करते हैं। उनको मौका मिलता है कि पूरे मजदूर वर्ग के ऊपर हमला बोले, इसका आधार लेकर
और इसी घटना को लेकर दोनों तरह के बिलावल भुट्टो हैं या जो भी हो हंगामा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सफाई देने की पूरी कोशिश की है। पाकिस्तान में भी फिर से उनके अंदर में भी इस तरह की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं फिर से घटी है, फिर उनके कुछ लोगों को मारा गया है। पाकिस्तान खुद इससे पीड़ित है। जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, है ना। पेड़ बबूल का बोए तो आम कहां से होए, वो वाली बात है, पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन इसको लेकर हमारे देश में जिस तरह से जो एक हंगामा किया जा रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ अल्पसंख्यकों को मार दिया गया, उसका वीडियो भी जारी किया गया, यह बड़ा ही निंदनीय चीज है, यह गलत चीज है। पूरी की पूरी मीडिया इसमें शामिल हो चुकी है और बिना यह समझे हुए, इसके बावजूद कि यूएन ने कहा कि आप शांति रखें, अनावश्यक इसको ना भड़काएं, और इसके बावजूद ये लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हुए कि युद्ध चलता है और पाकिस्तान ने कहीं शुरुआत की तो भारत को मजबूरी में शुरुआत करना पड़ेगा, या वाइस वर्सा। और शुरुआत क्या होगा? एटम बॉम्ब का। भले ही वह रूस यूक्रेन की युद्ध में ना हो, मिडिल ईस्ट के कारण ना हो, हमारे भारत पाकिस्तान में इस घटना को लेकर, जिससे हम दोनों को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, एक संबंध को नहीं खराब करना चाहिए, वहां पर हम न्यूक्लियर वॉरफेयर करें तो सोचे कि क्या हमारी स्थिति होगी। जी, कुछ और चीजों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि तनावपूर्ण हालात बने हुए, कभी भी लग रहा है हमला कर दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। उधर से भी ऐसी बातें चल रही हैं। युद्ध की जो बात है वो तो मैनिस्टर मीडिया कर रहा है, हम कुछ और बातें करते हैं। जैसे एयर स्पेस बंद कर दिया गया है सर, जैसे अफगानिस्तान से जो सूखे मेवा आते थे, जो सेब आते थे, वो सब कारोबार बंद हो चुका है। उधर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें कह दिया गया कि भागो यहाँ से। यहाँ लोग जो फंसे हुए हैं उनके बारे में कह दिया गया, बड़ा मीडिया खुश हो रहा है कि चुन चुन के यहाँ से निकाला जा रहा है। ये जो लोगों की परेशानी है, आम शहरियों का क्या दोष है? सरकारें आपस में भिड़ रही हैं तो बिल्कुल। इसके पहले मैं ये बता दूं कि युद्ध की संभावना, जो आपने जैसे कहा, एक वहां पे सोशल मीडिया में तथाकथित रूप से गलती से पाकिस्तान की तैयारी एक्सपोज हो गया। वो दुनिया भर में साधारण हो गया, गलती से चला गया, लेकिन उसका मतलब होता है शायद ही गलती से हो, निकलने के बावजूद भी वह यदि आ जाता है सोशल मीडिया में तो उसका लोग इस्तेमाल करते हैं। भारी संख्या में उनके आर्मर्ड व्हीकल्स और सब कुछ पाकिस्तान से बॉर्डर पे आ रहे हैं, दिखाने की तैयारी है कि हम भी तैयार हैं, हम पीछे नहीं है। मिसाइल वगैरह सबकी तैयारियां चल रही है और पूरे युद्ध स्तर पे मतलब तैयारी चल रही है। भारत भी कर ही रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जहां तक आम आदमी की बात है, बेचारे 30 या 40 दिन की वो वीजा लेके आए, चाहे भारत के पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के भारत में हो, खासकर वो जो अपना इलाज करवाने आए हैं। निश्चित रूप से हमारी इलाज की जो व्यवस्था है, कर्टसी हमारी पुराने पिछले 50-60 वर्षों के जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें मेडिकल साइंस पर ध्यान दिया गया है। एम्स अकेला नहीं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं और इलाज कराना है। उनको अचानक आते हैं तुम भागो बीच में, 1.5 दिन या 2 दिन, पता नहीं कितने दिन का टाइम दिया। जहां तक एयर स्पेस की आप सोचे, इसके पहले भी बंद किया गया था जब पुलवामा घटना घटी थी। और हमारे खासकर जो दिल्ली से और इस क्षेत्र से, पंजाब से जो जहाज जाते हैं, जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं, जद्दा, सऊदी अरबिया, ओमान वगैरह में जाते हैं, वह लाहौर के ऊपर से, मतलब पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर से जाते हैं, या उसके थोड़ा नीचे भी जाए तो लाहौर को या कराची को उनका वह डाइवर्शनरी फील्ड होता है। यानी कुछ घटना घटी, इमरजेंसी हुई तो हम वहां लैंड करेंगे, वो गायब हो गया, वो कैंसिल हो गया। अब वो पाकिस्तान के बहुत से नीचे अपने अरबिया से, इंडियन ओशन के नीचे से, उस सी से होते हुए करीब आधा घंटा से 40 मिनट एक्स्ट्रा होके फिर ईरान के ऊपर से, ईरान नहीं, ईरान में तो मना है, इराक से सटे होके फिर उधर जाएंगे। तो 30-35 मिनट का एक्स्ट्रा फ्यूल लेना। कई जहाज शुरुआती दौर में ही बेचारे हबड़ा गए, उन्होंने वापस बॉम्बे जहां तहां लैंड किया, फिर रिफिलिंग की। और अभी जो है निश्चित रूप से जब फ्यूल बढ़ जाएगा तो पैसेंजर की संख्या घटेगी, यानी किराए में बढ़ोतरी होगी, यानी ये सब कष्ट हो गया। इमरजेंसी होगा तो कहाँ जाएंगे, वह बड़ा मुश्किल होगा, बीच बीच से समुद्र के ऊपर रहेंगे, तब आगे जाएं कि पीछे जाएं वो कैप्टन को डिसाइड करना पड़ेगा। और जो आप बता रहे थे, 7-8 हजार ट्रक जो है सो फंस गए, जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं हमारे यहाँ। निश्चित रूप से जो ड्राई फ्रूट्स है और आम वगैरह भी वहां पे, मुझे नहीं मालूम होगा, आम भी आते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो देखते रहता हूं कि अफगान के हैं, और वो सब सेव वगैरह भी आ रहे हैं, और वो सब फंस गए। वो सड़े तो वो तो बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ महंगे हो जाएंगे। तो कुल मिला के व्यापार का, हालांकि एक मैं कंफर्म नहीं हूं, सोशल मीडिया में देखा, सवाल के रूप में ही था। मैंने ग्रोक से भी पूछा कि भाई बताओ, क्या अदानी का बिजली पाकिस्तान को भी जा रहा है? तो उसने लिखा कि बहुत ही यह सेंसिटिव मामला है, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है, आप इसको भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से पूछिए या वाणिज्य मंत्रालय से पूछिए। जी, यानी कि आपके ग्रोक की बैंड
बच चुकी है जी। सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया जाएगा, इस सवाल पर जब स्वामी या शंकराचार्य हैं, वो स्वामी नहीं है, अभी मुक्तेश्वरन महाराज जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लोग मूर्ख हैं, पागल समझ रहे हैं जनता को, कोई प्लानिंग नहीं है, 20 साल लग जाएंगे अगर हम पानी रोकना भी चाहते हैं और करोड़ रुपया खर्च होगा। आप क्या कहते हैं? ये दूसरी बात बिल्कुल सही है, इसमें संदेह नहीं है। 20 साल ना लगे, मान लीजिए भारत सडनली चीन की तरह काम करना शुरू करता है और अभी तक 10% ही पानी जो हमें इस सिंधु नदी से मिलता था, हमारी तरफ आता था, हम इस्तेमाल करते थे, और बाकी 90% का इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के जाने वाले को हर रोक दें, तब भी कम से कम 10 वर्ष लगेगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, यह जो 65 वर्ष पहले जो साइन हुआ था भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक, यानी ट्राइट बाय ट्राइट, मतलब जो त्रिकोणीय संधि उस पे होता है, तो आपको वर्ल्ड बैंक से पूछना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि हम, अच्छा भारत हटा नहीं, उसको सस्पेंड किया, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं पढ़ रहा था, उससे बाहर निकलने का कोई उसमें वो नहीं है, नियम नहीं है। वो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है, संविधान की तरह बना हुआ है, अनलेस की बेसिक तीनों फिर से आके मिले और उसको खत्म करे। और उसका कारण है कि पाकिस्तान को भी सब पूरा पानी दिया जाए, पाकिस्तान में बाढ़ ना आने दिया जाए, भारत में ना किया जाए, डैम बनाया जाए, ये जैसे बांग्लादेश के साथ हमें तीस्ता रिवर वगैरह पे था। तो यह मसला बहुत ही मतलब पेचीदा है, सेंसिटिव है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए भारत ने इसको कहीं से भी कैंसिल नहीं किया, सस्पेंड किया है। और यह सस्पेंशन कितने दिन चलेगा, क्या आधार होगा, अलग बात है, लेकिन जो भक्त है वो बहुत खुश है। एक थ्योरी चलाई जा रही है सर, कहा जा रहा है कि जो एक कांड हुआ है इसके पीछे इजराइल है, और इजराइल किस लिए है? क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग गाजा में इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए जाने वाले थे, और ये वो इलाका है जिसने पहले ब्रिटेन को मार के भगाया यहाँ से, फिर रूस को भगाया, फिर बाद में अमेरिकियों को भी भगाया। अगर ये लड़ाके वहां पहुंच गए तो इजराइल को दिक्कत हो जाएगी। तो इजराइल ने जो है यहाँ पर ये कांड करा दिया है। क्या सच्चाई हो सकती है इस थ्योरी की? इजराइल ने कांड कराया, यह थोड़ा षड्यंत्रकारी लग रहा है, मुझे नहीं लगता है। अभी सारी घटनाएं देखिए तो अधिक से अधिक इसे हम कह सकते हैं, अधिक से नहीं बल्कि वही है कि हमारी सिक्योरिटी, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितने भी इंटेलिजेंस थे वो फेल हो गए। और जब लड़ाई शुरू भी होता है, मतलब लड़ाई नहीं, मतलब जब आतंकवादी घटना शुरू होती है, उस समय भी आधा घंटा तक चला, हमारी ये सब लोग कहां थे, उतने बड़े इलाके में, उतने बड़े बाहर से आए, वो नहीं आए। और क्या ये भारत सरकार जानबूझ किया, मैं यह भी नहीं मानने को तैयार हूं। लेकिन अभी मतलब मैं ढूंढ रहा था इस मसले पे, तो मुझे पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो मिला, और वह तो खैर उसका अपना रोना धोना है कि 15 से 20 इजरायली वो आए हुए हैं, और इससे साफ खुलेआम हो जाता है कि भारत इजराइल का नापाक संबंध, हमारे संबंध है, ठीक है भाई, लेकिन नापाक ही हो क्यों, बात अलग है कि हम जो है सो इजरायली जनसंहार का विरोध नहीं कर रहे, इसका तो मैं भी विरोध करता हूं, लेकिन विदेश नीति के तहत एक संबंध जो है सो है। और इजराइल निश्चित रूप से चाहता है, उसने पहले ही में हमारे प्रधानमंत्री को फोन किया और अपनी सहानुभूति जताई, दुनिया के बाकी देशों के कई लोगों ने भी क्या सहानुभूति जताई, कहा कि आतंकवाद से लड़ता है। लेकिन ये 15-20 लोग यदि वास्तव में आए हैं तो ये क्या कर रहे हैं, क्या रास्ता देना चाह रहे हैं, और किस तरह से चीजों को भड़का रहे हैं, शांत कर रहे हैं, यह मुझे नहीं मालूम है। इसको आने वाले समय में पता चलेगा, इसलिए मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता। हमेशा अपने हवाई जहाज में उड़ते हुए ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कल भी कर रहे थे। पत्रकारों ने पूछ लिया पहलगाम मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों से मेरे संबंध है, लेकिन मैं अभी किसी से कांटेक्ट नहीं करूंगा इस मुद्दे पर इसी बीच उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, अरे ये झगड़ा तो 1000-1500 साल पुराना है, दिव्य ज्ञानी नेता बैठे हैं देश में, दुनिया में शर्म। अब पागलपन जो है, मतलब 80 वर्ष के हो गए या होने वाले हैं, उससे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस तरह की अनायास, यह कई जो है ना राजनीतिक जबरदस्ती कुछ बोलना चाहते हैं। हमारे भारत के भी लोगों ने कहा है, ये ना होते तो टीपू सुल्तान को कौन हराता, जबकि वो पैदा ही नहीं हुए थे टीपू सुल्तान के समय में। इस तरह की घटनाएं घटी हैं, लोग बोलते हैं, और इनको भक्त जो है इस मामले में, जो ट्रंप के भक्त हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। 1000 वर्ष पहले कुछ घटना या कुछ हुआ होगा, करते हैं बिना मतलब के, ना आग है ना धुआं है, लेकिन उसको घुसाते हैं। तो ये अपना जग हसाई कर रहे हैं ऐसे लोग, और कुछ नहीं है, और इन बातों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। और जहां तक इनकी बात है, इनकी नजर में बहुत छोटी सी घटना है। उनका अभी बहुत महत्वपूर्ण जो मसला है वह है रूस और यूक्रेन के युद्ध को बंद करके लड़ाई का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो इनको मिलना चाहिए, जीत का श्रेय मिलना चाहिए, उसके साथ साथ रेयर अर्थ और दूसरे चीज
पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो है वो नॉर्ड स्ट्रीम है, वो सारे जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस पे इनकी नजर है। ये कहाँ, ये छोटा सा कश्मीर में इनकी नजर में कुछ नहीं है। शायद 100 वर्ष कहते तो कुछ बात भी बनती थी, हालांकि 100 वर्ष भी पुराना नहीं है। भारत पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद की ये घटना है, और इन्होंने 1000 वर्ष से अधिक उठा कर रख दिया। जी, लेकिन मुझे इस पूरे घटनाक्रम में ये वीडियो सामने आने के बाद जो अहम भूमिका लगती है वो है पत्रकारों की। उन्होंने टोका नहीं ट्रंप को, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया कि बोल रहा है बंदा, बोलने दो, सोशल मीडिया पे जाएगा, लोग अपना आप समझ लेंगे कितना बड़ा समझदार है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये आ रही है ईरान से जुड़ी हुई। उसने सीधे सीधे ऑफर दे दिया, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करा सकता हूं। सऊदी अरब वाला विदेश मंत्री पाकिस्तान से बात कर रहा है, और हमें पता है भी मोदी सऊदी अरब होके आए, बीच में अपना दौरा छोड़ना पड़ा उनको। तो क्या ईरान और सऊदी अरब, ये जो तनातनी पाकिस्तान और भारत के बीच चल रही है, उसमें कोई अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ईरान कर रहा है तो वह तो निश्चित रूप से उसकी कोशिश है कि जिसको अकेला थकेला करने की पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका, हालांकि उसकी बातचीत चल रही है। उससे बाहर निकलने के लिए जब मौका मिलता तो करता है। और भारत के साथ जो संबंध जो पहले अच्छे थे, लेकिन भारत झुक गया अमेरिकी दबाव में कि वो ईरान से तेल नहीं लेगा और उस तरह के संबंध नहीं रहेगा, तो थोड़ा स्ट्रेंड हो गया, दबाव के कारण वो थोड़ा सा खराब हो गया। फिर से ईरान ने अपनी तरफ से बढ़ाई है, उसने बात भी किया है। और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया तो खैर अमेरिका और उसके साथ वह अपना एंगल देख रहा है कि पाकिस्तान के साथ संधि करवाए और अनावश्यक यहां पर ना लड़ाई करे। अभी ऑलरेडी फंसा हुआ सऊदी अरबिया में, और अपनी अपनी जो चौधराहट है वो अभी शामिल करने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरबिया, टर्की के साथ और इजराइल के साथ, और इसमें लगे पड़े हैं। हालांकि ये दोनों देश कतर को अलग कर दें और यूएई को अलग कर दें तो ये दोनों ही मध्यस्थता करवा सकते हैं, मध्यस्थता कोई भी करवा सकता है। लेकिन इस हालत में मुझे लगता है कि यदि सार्क आ गया था, जिसमें नेपाल है, चीन नहीं है, और छोटे ही देश सही, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तब ज्यादा महत्वपूर्ण होता, ज्यादा पॉजिटिव होता यदि दोनों देश मानने को तैयार होते तो। जी, चाइना पूरी तरह खामोश बैठा हुआ है सर। क्या वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए खामोशी से देख रहा है, या ये चीज वो देखना चाह रहा है कि भारत अपने तमाम पड़ोसी को छोड़कर अमेरिका से संबंध रखते हुए इस पूरे मामले को जंग की तरफ ले जाएगा? चीन का जो विदेश नीति है बड़ा ही दूरगामी है और बड़ा ही गूढ़ होता है, कई बार हम समझ नहीं पाते। और चीन को मुझे डाउट लगता है कि क्या खुद भी वह सोच समझ के चाल कर रहा है। लेकिन चीन का जो भी है इस समय के अचानक नहीं कूदना है, उसकी मजबूरी नहीं है। चीन में एक पूंजीवादी सत्ता है, बहुत जबरदस्त तानाशाही है, उसकी मजबूरी नहीं है कि अपने देश में जैसे भारत में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, या पाकिस्तान को दिखा रहे, पाकिस्तानी जनता को बुलावल भिट्टो दिखा रहे हैं कि हम भारत को भी हम दिखा देंगे, धूल चटा देंगे, या बांग्लादेश का वहां का छोटा सा वो है वो दिखा रहा है, भारत को लाल आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन की यह मजबूरी नहीं, चीन के पास वास्तव में ताकत है, आर्थिक है, मिलिट्री है, और उसका विजन है। और इसलिए कहना बड़ा मुश्किल होगा, पाकिस्तान को अंदरूनी रूप में मदद देने को 100% तैयार होगा, और वह साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसका वह मोहरा है जो कि स्वतंत्रता के बाद ही पाकिस्तान उसके साथ है। और पाकिस्तान कितनी भी अमेरिका के करीब जाए, हाल फिलहाल में दिखा, वह चीन का साथ नहीं छोड़ सकता है। जी, चलिए अब रुक करते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई जंग का, यानी कि दूसरी जंग का। यहाँ तो शुरू नहीं हुई है, जहां चल रही है और एंड होने वाली है। मॉस्को में फिर से एक बार रूसी सेना के एक बड़े अधिकारी को कार में बम से उड़ा दिया गया, और रेड लाइन की बात करते रहते हैं पुतिन। कब आएगी वो रेड लाइन? रेड लाइन तो अभी हाल फिलहाल में पुतिन ने सब नकार ही दिया है, और ये बहुत बड़ी घटना है। लेफ्टिनेंट जनरल को, जो उनके ऑपरेशंस के कमांडर थे या नंबर 2 थे, डिप्टी थे, और उनको कार के बॉम्ब में उड़ा दिया गया। और यह तो साफ दिखलाता है कि यूक्रेन का जो सीक्रेट सर्विसेज है उसका हाथ है। और मास्को से 25 किलोमीटर दूर जगह, ईस्ट पूर्व में जो जगह है, नहीं मास्को का ही आउटर एरिया आप कह सकते हैं, उसी का हिस्सा है, जैसा आपने कहा सही है। और इसके बावजूद चुप है, और खासकर ये उस समय हुआ है जब वो स्टीव बिटकॉफ जी उस समय वहां थे, तब हुआ है। इससे बड़ा अधिक मतलब अब रेड लाइन क्या करो, रेड लाइन तो क्रॉस का वही रह गया है कि सीधे के सीधे मिसाइल मार के अब पुतिन को मारने की कोशिश करें।
हालांकि इसके खिलाफ में उन्होंने काफी जबरदस्त बमबारी की है, कीव और दूसरे जगहों में मारा है, लेकिन अभी भी वह रेड लाइन क्रॉस जैसा चीज नहीं है। जी चलिए, रूस में जनरल भी मर जाए कोई खबर नहीं है वेस्ट मीडिया के लिए, लेकिन अगर कीव पर हमला हो जाए और कुछ लोग मर जाएं या घायल ही हो जाएं तो भी इंटरनेशनल खबर बन जाती है। और तब और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब जेलेंस्की ये कह दे कि साहब उत्तर कोरिया की मिसाइल से मारा है रूस ने हमें। उत्तर कोरिया का मिसाइल मारा है तो हाँ, निश्चित रूप से इसमें खासकर नेटो वगैरह के लिए बहुत ही जबरदस्त, मतलब वो गुस्सा वाली बात उनके लिए है। लेकिन जब वो अपना इस्तेमाल करने को दे रहे हैं तो उत्तर कोरिया से नहीं आएगा। मीडियम रेंज के मिसाइल की हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि रूस के पास लॉन्ग रेंज बहुत है, मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल की कमी है, और संभवतः ईरान से भी अपना प्रोड्यूस करवा के खरीद रहे हैं। ईरान से तेल लेते हैं, मिसाइल लेते हैं और बाकी सब चीजें लेते हैं। और जहां तक ये बात है, इन्होंने फिर से एक बिल्डिंग पे मारा है वहां पे कीव में, जिसमें 12 मरे और दर्जनों घायल हुए हैं। और वहां पे रशिया का कहना है कि ठीक है, हो सकता है कुछ सिविलियन मारे गए हो, लेकिन वहां पर विदेशी मिलिट्री लीडर थे और नेचुरली यूक्रेन के तो थे ही थे, और उसमें मारे गए हैं। और एक तरह से कहें तो बदला सधाया गया है। और उस पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पुतिन तुम क्या कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी में तुम और आपका उस तरह का नहीं है, तो क्या कर रहे हैं। अब जो भी लिख दे, पुतिन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यूक्रेन ने जो मारा, इनके लेफ्टिनेंट जनरल को मार दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे यहाँ पे। हालांकि मैं किसी भी सिविलियन के मारने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन यूक्रेन का पहले से रहा है कि पूरे सिविलियन के पीछे आड़ में, केवल फ्रंट पे नहीं पीछे में भी, उनके होटल में, उनके स्कूल के बगल में अपना मीटिंग करते हैं, अपना वो खजाना रखते हैं आर्म्स सबमिशंस का, ताकि उस पर रूस हमला ना कर सके। और कहीं कहीं पे रूस ने ऐसे जगहों पर इन पे हमला किया है। जी देखते हैं इस पूरी राड में क्या निकल के आता है। तीसरी बार जो है मुलाकात क्या ट्रंप की और पुतिन की होगी, या आगे भी स्टीव विटकॉफ ही मिलने के लिए जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का। यहाँ जो पहला अपडेट हमारे पास आ रहा है वो है एक महिला जज से जुड़ा हुआ, जिनको ट्रंप ने गिरफ्तार करा दिया क्योंकि वो ट्रंप के खिलाफ लगातार फैसले दे रही थी। तो क्या पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं कि भैया अब जजों को ऐसे परेशान करो। हन्ना दुगाह नाम है इनका, लेडी है, और इनके पास एक वो आया था जिनके अगेंस्ट में वो जो इनका होता है पुलिस, पूरा उनका डिपार्टमेंट लगा हुआ था इमिग्रेशन वाला, किनको पकड़ना है। तो ये अपने वकील के साथ कोर्ट में आते हैं। कोर्ट में भी गिरफ्तार करने की बात हो रही थी, और ये इमिग्रेशन वाले जो पुलिस है वो बाहर वेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अभी आप गिरफ्तार मत कीजिए, इनको अपर कोर्ट में जाने दीजिए और वहां से लेंगे। लेकिन इनको लग रहा था कि नहीं जाने देंगे, तो जहां से ये खुद आती जाती है, कोर्ट में पीछे का दरवाजा है, वहां जाके दोनों को निकाल के आके बैठी है अपना। थोड़ी देर में इनको अंदाजा हो, करीब वो तो गायब हो गया बंदा, तो ये लोग पीछे से दौड़ते हैं, भागम भागी होता है, उसको पकड़ लेते हैं। और इस गुस्से में आके एफबीआई ने इन महिला जज को भी गिरफ्तार कर लिया। मतलब यह एक अजीब सी बात है, जब अपर कोर्ट को पता चला तो तुरंत आदेश दिया कि इनको रिहा करो, क्योंकि आज यदि आप लोअर कोर्ट के जज को गिरफ्तार कर सकते तो अगले दिन हमें भी कर सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। और ये स्थिति आ गई है ट्रंप की। अब हम फांसीवाद की चर्चा भारत में क्या करें, वहां फांसीवाद नाजीवाद दोनों आ गया, जहां वो जुडिशियरी को पूर्णतः बर्बाद करना चाहते हैं, और इसीलिए उनको थर्ड टर्म चाहिए। जी चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है स्टूडेंट्स के वीजा रद्द करने से जुड़ी हुई। अदालत में जाके ट्रंप ने कहा है कि मैं वीजा रद्द नहीं करूंगा। तो क्या करोगे जी? ये मजबूरी में कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत खुश होकर इनका दिल परिवर्तन होगा, वैसा कुछ नहीं है। चूंकि बहुत सारे कोर्ट ने सैकड़ों मतलब जा चुके हैं, जो कि 1000 के आसपास का वीजा रद्द करने की बात है, उससे भारतीय भी काफी है। तो ये सब के सब कोर्ट में गए, सब ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ट्रंप की बड़ी बेइज्जती हुई थी। इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम वापस लेते हैं इनका वीजा, हम इनको रद्द नहीं करेंगे, हम दूसरा तरीका ढूंढ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या होगा? इनको तंग करेंगे, इनको कहीं बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाएंगे, इनको किसी और वहां के लॉ में एंटी अमेरिकन, एंटी जियोनिज्म या यहूदी या कुछ ना कुछ निकाल के इनको उठा के जेल में डालेंगे और बाकी सबको डराएंगे। मुझे यह साफ नजर आ रहा है। जी लेकिन साफ तो कुछ और भी नजर आ रहा है। बैंड बज गई है मस्क की, 40% उसकी कारें यूरोप में बिकनी बंद हो चुकी हैं। अब वो डीओजी से भी कह रहा है कि वहां कम टाइम दूंगा। ये भी एक 40% है, कहीं पे मैंने 30% देखा, कहीं पे यूरोपियन यूनियन के खास देशों में 70% तक देखा। और इसी कारण नेचुरली वो जो आप कह रहे हैं वो सही बात है कि इन्होंने कहा मैं डॉज पे कम टाइम दूंगा।
टाइम बहुत है इनके पास, झूठ बोल रहे हैं। जनता को कह रहे हैं कि भाई इसके कारण यदि तुम हमारे गाड़ी का बहिष्कार कर रहे हो, हमारे फैक्ट्री पर आक्रमण कर रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, जिससे दुखी होकर ट्रंप ने भी कहा कि आप ये कार्रवाई ना करें, यह देश विरोधी कार्रवाई है और इसलिए मजबूरी में कह रहे हैं। हालांकि बाय द वे जो इनका इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ये जो वॉर हुआ, ट्रेड और टैरिफ वॉर हुआ चाइना से, और चाइना से आना जो कम हो गया, इनके कारण इनके इस कार में 10-12% की बिक्री बढ़त हुई है। संयोगवश है, लेकिन यह उसका बराबरी भरपाई नहीं कर पाएगा। जी, मैं चरित्र को लेकर बात करना चाहता हूं सर। एक जमाना था लोग इसकी बड़ी जो है मिसालें दिया करते थे, लेकिन आज देखिए ट्रंप जो है एक महिला से बलात्कार का आरोपी, पैसे देके उसको मुंह बंद रखने वाला, कैपिटल हिल पे वहां पे हमला कराने वाला, ये मस्क अपने शुक्राणु पूरी दुनिया में बेच रहा है कि सारी दुनिया की महिलाएं इसी के बच्चे पैदा कर दे, जैसे यही एक ऐसी नस्ल बनाएगा जो दुनिया को बचाएगी। किस तरीके के लोग ये सत्ता में पहुंच गए हैं? बल्कि अमेरिका में देखें तो वह तो उदाहरण आ रहा है कि अब माननीय इनके चमचे राजनीतिज्ञ, या जैसे अन्य देशों में देखें अर्जेंटीना और दुनिया के कई देशों में देखें तो जो राजनीतिक गुंडे हैं, भाड़े के जो काम करते थे, दूसरों के मारने मरवाने का काम, भीड़ जमा करवाने का काम, अब वो लोग राजनीति में या तो पूंजीपति सीधे आ रहे हैं या इनके मदद से ये लोग अब सत्ता मारे हैं, जो कि अपने मालिकों की काम करते हैं। डिपेंड करता है कहां की स्थिति कहां है, और इसमें इनका ना कोई चरित्र है, ना कोई इनके ईमानदारी है, और ना ही इनमें कोई भी शर्म और हया है कि जनता के सामने कैसे मुंह लेके जाए, क्योंकि इस तरह की इन्होंने नैरेटिव बदल दी है। दुश्मनों का हवाला दिला के, अमेरिका में कालों का हवाला, अप्रत्यक्ष रूप से चीन और रूस का हवाला दिखा के, भारत में मुसलमानों का वो करके दिखा के कि उनसे बचाने के लिए मैं हूं, और ये जनता का 20 से 25%, ध्यान रखें, बहुमत नहीं, 20 से 25% लेके ये लोग सत्ता में आके कब्जा करके, और पूरी दुनिया में अपना जो ख्वाहिश था, इतना मतलब ख्वाब में देख नहीं सकते थे ये लोग। कहीं भी देखे तो ये मैक्सिमम गुंडा बनने लायक या जेल में जाने लायक थे, और आज हमारे ये सत्ताधारी बन चुके हैं। जी, वक्त का थोड़ा तकाजा है, स्पीड बढ़ा के फटाफट अंदाज में कुछ और खबरें लेना शुरू कर देते हैं। चीन ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमारी उनसे कोई नेगोशिएशन नहीं चल रही है टैरिफ वॉर पर। ट्रंप ने कहा कि हमारी बात चल रही है, और ट्रंप ने जो झूठ तो बोलते ही बोलते, हवा में बोल देते हैं। 1000 वर्ष से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के लेकर लड़ाई का मसला उठा देते हैं। तो इस मसले पर जहां तक है, उन्होंने कहा कि हमारी टैरिफ पे बातचीत चल रही है, और ऐसा लगता है कि चाइना ने फार्मास्यूटिकल्स पे जो अमेरिका आ रहा था, यानी दवाइयां वगैरह जितने उस पे से कुछ टैरिफ हटा दिया है, कम कर दिया है। शायद उम्मीद था कि एक दो चीज पर करे, वह अपनी तरफ से एक मतलब कहें तो गाजर दे रहे हैं कि भाई तुम भी करो। इसका हवाला संभवतः देख के ट्रंप सोच रहे हैं कि चाइना की तरफ से बातचीत हो रहा है, बोल दे, लेकिन चाइना का नहीं, हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है और हमारे तरफ से कोई नहीं है। अमेरिका को अपनी तरफ से काम करना है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको पूरी की पूरी ठेंगा दिखा दिया इनको। चलिए, गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। आज ओमान की राजधानी मस्कट में बैठकर फिर से एक बार स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच बातचीत हो रही है, और बातचीत से पहले खबर यह आई कि ईरान, रूस और चीन ने IAEA के प्रमुख से साथ बातचीत की है। क्या लगता है, क्योंकि ट्रंप भी कह रहे हैं कि मैं जल्दी मिलने वाला हूं ईरान वालों से। ये जबरदस्त इनका तिकड़ी चौकड़ी जो भी है बातचीत चल रहा है। जहां तक इन तीनों की बात है IAEA से मिलने की, बीजिंग यानी चीन में हुआ था, और यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे ईरान के। अब विटकॉफ से बात कर रहे हैं। विटकॉफ अब मुख्य रूप से प्रमुख दूत बन गए हैं, केवल यूक्रेन रूस के लिए नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। और देखते हैं कि कहां पे जाके मसला मतलब रुकता है। जहां तक इक्वेशन की बात है, बराबरी की बात है, ईरान यह कभी नहीं मानेगा कि वह एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करना बंद कर दे। एटॉमिक बॉम्ब नहीं, एटॉमिक एनर्जी यानी बिजली बनाना और आगे के लिए बढ़ना। तेल का जो है आज नहीं तो 25-30 साल के बाद से वह प्रमुख रूप से वह नहीं रह जाएगा, तेल कोयला, क्योंकि एक तो विश्व का क्लाइमेट खराब हो रहा है जिससे कारण पूरे दुनिया से दबाव हो रहा है, और नंबर 2 ये खत्म हो रहा है। इसलिए एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी होगी, जिसमें जापान से बहुत आगे है हमसे, और इसलिए उससे बातचीत करना जरूरी बनता है। देखते हैं कि ट्रंप कहां तक झुकते हैं, लेकिन ट्रंप की भी चाहत है कि ईरान को हम बिल्कुल दरकिनार करके वहां हर उनके चप्पा पर, उनका केवल यही नहीं, वो कहते हैं कि लॉन्ग रेंज का मिसाइल भी तुम इस्तेमाल नहीं करोगे,
यानी बिल्कुल अपंगु बनाना चाहते हैं, जबकि ये सारी चीजें वो सऊदी अरेबिया और इजराइल को दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात। $100 बिलियन का सऊदी अरब से समझौता करने जा रहे हैं। 13 मई से उनका मिडिल ईस्ट का दौरा शुरू होगा। खैर, अब अगली खबर का रुख करते हैं। ये जो जियोनिस्ट रिजिम से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये उन लोगों की भी इज्जत नहीं करते हैं जो इनके लिए अपने देश को कुर्बान करने पर तुले हों। न्यूयॉर्क के मेयर ने ये क्या कह दिया होलोकॉस्ट की बरसी पर कि गाजा में तुम ठीक नहीं कर रहे हो, पिल पड़े उस पर। उन्होंने कहा सो बहुत सही कहा, इसमें संदेह नहीं है। उन्होंने हालांकि जनसंहार का मेरे हिसाब से शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अत्याचार कर रहे हो। तो अत्याचार तो चरम सीमा पर, तुम उसको पानी दवा तक नहीं आने दे रहे हो और जहां मौका मिल रहा है वो मार रहे हो। तो इस पर उन्होंने आवाज उठाया। तो जितने भी अमेरिकन यूरोपियन मीडिया है, वहां के जो लैपटॉप यानी गोदी मीडिया है, और इजराइल वाले कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। बाय द वे, यहां मैं एक लाइन इतना जोड़ दूं कि गाजा पट्टी में जहां नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ में जबरदस्त रूप से इजरायली फोर्सेस का आक्रमण हो रहा है, हमास भी काउंटर अटैक कर रहा है और इजरायलियों का उनके हताहत होने की सूचना काफी मात्रा में आ रही है। वो बड़ी आराम से नहीं वहां टहलते हुए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में वो लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ के रक्षा मंत्री कह भी रहे हैं कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं चल रहा है, बहुत कुछ घट रहा है। अब बात करते हैं दो बड़े घटनाक्रमों को लेकर। एक तो पैलेस्टाइन अथॉरिटी के महमूद अब्बास अपना कोई उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर, और दूसरे जो सीरिया में राष्ट्रपति बनकर घूम रहे हैं अहमद अल शरा, वो कह रहे हैं भाई मेरे इजराइल से संबंध करा दो यार। कहने के लिए उनके ऊपर आर्थिक पाबंदी है जो पहले के जमाने के असद के समय से था, और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हम बदल गए हैं, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, हम इजराइल के खिलाफ नहीं है। और हमारे यहाँ हालांकि यह भी अभी विटकॉफ या जो दूसरे गए थे उन्होंने भी कहा था, देख गए थे, विटकॉफ नहीं, कोई एक दूसरे सीनेटर है जो ट्रंप के नजदीक है वो गए थे, विटकॉफ नहीं। तो उनके साथ बातचीत में उन्होंने जबरदस्ती ऐसे कहा दिया कि जो तुम्हारे केमिकल वेपन से बर्बाद कर देना। इसकी कोई चर्चा नहीं हुई कि नई सत्ता आने के बावजूद भी, अल शरा के आने के बावजूद भी इजराइल वहां पर बेधड़क वहां बमबारी कर रहा है और पुराने जितने भी लोग उसको खत्म कर रहा है। साउथ सीरिया में अपनी सेनाएं आगे तक बढ़ा के उस पर कब्जा किए, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। और केवल दिखाने के लिए, यह नहीं कह रहे कि अमेरिका की दबाव है, दिखाने के लिए कि हमारे ऊपर आर्थिक नाकेबंदी है, जो पाबंदी है उसको हटा लो प्लीज, हम नहीं करेंगे। यूके ने हटा लिया है काफी हद तक, अमेरिका वगैरह हटा लो और हम इजराइल से संबंध बनाएंगे। यह दिखाने का है और कोई बात नहीं है। ये डर के मारे, चूंकि जो इनको बिठाया है इनको सत्ता पे, उसके खिलाफ ये एक आवाज भी नहीं उठा सकते। और जहां तक दूसरी बात है, उपराष्ट्रपति की बात है, पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके चीफ होते थे कभी, उसके संविधान में वो मतलब जो चेयरमैन होता था, वाइस चेयरमैन की वो चीज नहीं थी, वाइस चेयरमैन बनाने जा रहे हैं और उसी को कहते हैं कि वह पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का वाइस प्रेसिडेंट होगा, उसी का एक्सटेंशन होगा। और यह उस रूप में देखा जा रहा है कि महमूद अब्बास को यदि नहीं बनने दिया गया, चूंकि वह हमास के खिलाफ गाली दे रहे हैं, हमास ने भी इसकी निंदा की है कि आप ऐसे कैसे हम लोगों को कुत्ते का बच्चा कह सकते हैं। तो इसी कारण यदि यह नहीं होते हैं तो नया जो बनेगा वाइस प्रेसिडेंट, इनका जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है उसी के अंदर से बनेगा, जो कि 100% अमेरिका और इजराइल के कहने के हिसाब से बनेगा। उसको यहाँ का प्रेसिडेंट बना के दिखाने की कोशिश की जाएगी कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब गाजा के ऊपर इनका अधिकार हो जाए। जी बिल्कुल सही। वैसे आपको बता दें 79-80 साल के हो चुके हैं महमूद अब्बास, तो अपना उत्तराधिकारी भी वो इस बहाने ढूंढ रहे हैं और इसलिए वो हमास के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को दिखा सके कि साहब हमारा वहां पे कब्जा करा दो, हम तुम्हारे सपोर्ट करेंगे। पूरी दुनिया से मतलब है इजराइल और अमेरिका। इसके अलावा और भी बहुत कुछ खबरें हैं, वक्त का थोड़ा तकाजा है, उन्हें छोड़ रहे हैं, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।